बादशाह जफर पर आरोप था कि कई मुस्लिम मुल्कों के साथ साजिश करके अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने और इस्लामी हुकूमत कायम करने के लिए उन्होंने जंग छेड़ी। गिरफ्तारी के बाद बादशाह की अंग्रेजों ने खूब बेइज्जती की। ब्रिटिश फौजों के मुकाबले हार के बाद मुगल बादशाह जफर ने अपने परिवार के कुछ सदस्यों के साथ दिल्ली में हुमायूं मकबरे में शरण ले रखी थी। ब्रिटिश एजेंट होडसन के जान माफी के वायदे पर 21 सितंबर 1857 को उन्होंने आत्मसमर्पण किया था। शुरुआत में उन्हें बीवी की हवेली में बेहद अपमानजनक हालत में रखा गया। वहां अंग्रेज सिपाही और अफसर उन्हें देखने पहुंच रहे थे। बेहद हिकारत के साथ उन्हें घूरते हुए वे उन्हें धिक्कार रहे थे। एक अंग्रेज फौजी ह्यू चिचेस्टर ने अपने पिता को लिखा था, मैंने उस सुअर बादशाह को देखा। वह बहुत बुरा है और ऐसा लगता है जैसे कोई खिदमतगार हो। हमें मस्जिद के अंदर जाने या बादशाह से मिलने के लिए जूते उतारने पड़ते थे, लेकिन अब यह सब छोड़ दिया है। कुछ और अफसरों ने अपने घर वालों को लिखा कि उन्होंने बादशाह के साथ कितनी बेइज्जती का सलूक किया और खड़े होकर सलाम करने को मजबूर किया। एक अफसर ने उनकी दाढ़ी नोचने की भी शेखी बघारी। विलियम डेलरिम्पल ने अपनी किताब आखिरी मुगल में कैद और बेबसी के इस आलम में बादशाह जफर को देखने पहुंचने वाली ब्रिटिश महिला मिसेज कुपलैंड को उद्धृत किया है। हम एक छोटे गंदे नीचे कमरे में दाखिल हुए तो वहां एक नीची चारपाई पर एक दुबला सा बूढ़ा आदमी गंदे से सफेद कपड़े पहने और बोसीदा सी रजाई में लिपटा झुका हुआ बैठा था। हमारे आते ही उसने अपना हुक्का अलग रख दिया और वह शख्स जिसे पहले हमेशा लगता था कि उसके सामने किसी का बैठना भी बेअदबी है, अब हमें बड़ी बेचारगी से सलाम करने लगा और कहने लगा कि उसे हमसे मिलकर बड़ा खुशी हुआ। मिलिट्री कमीशन के सामने चला था मुकदमा। 1857 के सर्दियों की शुरुआत में अंग्रेजों ने बादशाह, शहजादों और अमीरों के खिलाफ एक मिलिट्री कमीशन के सामने बगावत, कत्ल, गद्दारी और खुद को ब्रिटिश रियाया न मानने के इल्जाम में मुकदमा चलाने का फैसला किया। होडसन द्वारा बादशाह को दी गई जान माफी की गारंटी अंग्रेजी हुक्कामों के बीच बहस का मुद्दा थी। लॉर्ड कैनिंग इसके सख्त खिलाफ थे। आखिर में यह फैसला हुआ कि यह गारंटी कानूनी तौर पर लागू होगी। लाहौर से ट्रांसलेटर भेजे गए जिन्होंने किले और बागियों के कब्जे से बरामद बेशुमार कागजात का अंग्रेजी में तर्जुमा किया। अंग्रेजों को इन कागजात के जरिए बादशाह और अन्य लोगों को सजा दिलाने के लिए तमाम सबूत मिलने और बगावत की जड़ तक पहुंचने का भरोसा था। मेजर JF हैरियट की डिप्टी जज एडवोकेट जनरल के पद पर दिल्ली में तैनाती हुई। उसकी मदद में लगाए गए लेफ्टिनेंट एडवर्ड ओमेनी ने हैरियट से अपनी पहली मुलाकात के बाद लिखा, उनके मिजाज और अंदाज को देखते हुए बिल्कुल नहीं लगता कि किसी कैदी को भी छुटकारा मिलेगा। मुकदमे के दौरान बूढ़े बादशाह थे। बीमार कर्नल डॉच की अगुवाई वाले 5 सदस्यीय मिलिट्री कमीशन के बाकी सदस्य जूनियर फौजी अफसर थे। डॉच को छोड़कर अन्य कोई सदस्य हिंदुस्तानी भाषा से वाकिफ नहीं थे। चूंकि बादशाह जफर चल भी नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें पालकी से लाया गया। ओमेनी ने लिखा, बूढ़ा आदमी आज बहुत टूटा और कमजोर लग रहा है, उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही है। मुझे नहीं लगता कि इस हाल में वह ज्यादा दिन जी पाएगा। मुकदमे की शुरुआत में तकियों के सहारे बैठे बादशाह से पूछा गया कि क्या उन्हें इल्जाम कबूल है। बहुत जल्द ही यह समझ में आ गया कि उन्हें कुछ खबर ही नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है। काफी देर लगी उनके वकील गुलाम अब्बास को उन्हें समझाने और यह कहलाने में कि उन्हें इल्जाम कबूल नहीं है। जबत कागजात पेश किए जाते और दिखाए जाते, बादशाह ने उनसे बिल्कुल अनजान होना जाहिर किया। अपनी दस्तखत से उन्होंने या तो इनकार किया अथवा जबरन कराए जाने के जवाब के जरिए आमतौर पर इशारों से अपनी बेगुनाही बयां की। बादशाह को बताया अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी साजिश का सरगना अंग्रेज वकील मेजर हैरियट ने जफर को कुस्तुनतुनिया से लेकर मक्का, ईरान और लाल किले की दीवारों तक फैली एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी साजिश का सरगना बताया। हैरियट ने इन सबूतों से बेपरवाह की बगावत की शुरुआत ज्यादातर हिंदू सिपाही दस्तों ने की और लड़ने वालों में भी हिंदू ही ज्यादा शामिल थे। इसे इस्लामी साजिश साबित करने का पुरजोर सिलसिला जारी रखा। उसने बगावत को